नवंबर 24, 1971 एक ऑर्डिनरी लुकिंग आदमी यूनाइटेड स्टेट्स में एक फ्लाइट बुक करता है। उसके पास एक ब्रीफकेस होता है और उसकी टिकट पे जो नाम लिखा होता है वो लिखा होता है डैन कूपर। और कुछ ही घंटों बाद वही आदमी उस प्लेन को हाईजैक करता है, 2 लाख यूएस डॉलर्स इकट्ठे करता है और जहाज से छलांग लगा देता है। अथॉरिटीज जब उसको ढूंढना शुरू करती हैं तो वो एफबीआई की हिस्ट्री की सबसे लंबी इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। और आज तक ना वो पैसे मिले ना वो बंदा मिला। 50 साल से ज्यादा हो गए, आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो जहाज से जंप करके गया कहाँ। नवंबर 24, 1971 की शाम एक आदमी जो ऑर्डिनरी दिखने वाला आदमी है वो एयरपोर्ट आता है, पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो सियाटल के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है, फ्लाइट 305। उसकी टिकट पे जो नाम लिखा हुआ था वो था डैन कूपर। बाद में इन्वेस्टिगेशंस और न्यूज़पेपर्स ने उसको डीबी कूपर का नाम दे दिया, जिससे वो आज मशहूर है। विटनेसेस जिन्होंने उसको देखा है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो आम सा मिडिल एज मैन था। उसने एक सूट पहना हुआ था, वाइट शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक टाई लगाई हुई थी और सनग्लासेस भी थी। मतलब उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनयूजुअल लगे या अजीब सा लगे। वो एक ऑर्डिनरी इंसान था। फ्लाइट को भी आधा घंटा ही हुआ था। बोइंग 727 में डैन कूपर बैठता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। जब एयर होस्टेस उसके लिए ड्रिंक लेके आती है तो वो अपनी पॉकेट से एक पेपर सा निकालता है और वो उसको पकड़ा देता है। एयर होस्टेस सोचती है कि कोई पैसेंजर है, जिस तरह अक्सर वो नंबर दे देते हैं पैसेंजर, इसने भी मुझे अपना नंबर दे दिया होगा। उसने देखे बगैर वो पेपर अपनी पॉकेट में रख लिया और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद डैन कूपर उसको दोबारा बुलाता है और उसको कहता है कि तुम ये जो मैंने पेपर दिया है उसको पढ़ लो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगी तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। उसके बाद वो उस एयर होस्टेस को अपने साथ बैठने का कहता है। जब एयर होस्टेस उसके साथ बैठती है तो वो उसको थोड़ा सा अपना ब्रीफकेस खोल के दिखाता है, जिसमें बस वो इतना नजर आता है कि उसके अंदर कुछ लाल और पीली तारें लगी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, इसके अंदर कोई कपड़े वगैरह तो नहीं है, इसके अंदर बॉम्ब ही है। ये आज तक इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि वो डिवाइस ओरिजिनल भी थी कि नहीं, वो बॉम्ब ओरिजिनल भी था कि नहीं। उसकी डिमांड क्या थी? उसने कहा था कि मुझे 200,000 2 लाख यूएस डॉलर चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए और एक फ्यूल का भरा हुआ ट्रक जो है जिसमें फुल फ्यूल हो वो वहां खड़ा हो जब ये फ्लाइट सिएटल में लैंड करेगी, वरना मैं ये बम फाड़ दूंगा। जो पायलट था वो एयरक्राफ्ट को उधर ही घुमाता रहा हवा में ही, जब तक वो पैसे और चीजें इकट्ठी कर रहे थे। लोगों को अनाउंसमेंट में ये बता दिया गया कि जी किसी टेक्निकल मसले की वजह से फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, ज़रा लेट लैंड करेगी। और विटनेसेस बताते हैं कि उस दौरान जो डैन कूपर था वो कोई अनयूजुअल हरकत नहीं कर रहा था। वो बड़ा काम और कूल होकर बैठा हुआ था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी को पता नहीं था तो वो भी कोई अनयूजुअल हरकत करने की उसको भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसकी जो कामनेस थी वो आगे जाके इस स्टोरी को और मिस्टीरियस बना देती है। क्या वो एक आम आदमी था जो कि डेस्परेट था पैसों के लिए, या क्या वो एक प्रॉपर क्रिमिनल था जिसने प्लान करके ये सारी एग्जीक्यूशन की थी? फ्लाइट 305 आखिरकार लैंड कर जाती है और डैन कूपर को उसकी मांगी हुई चीज़ें दे दी जाती हैं, जिसमें रैंसम अमाउंट थी, 4 पैराशूट थे और एक फुल फ्यूल वाला ट्रक था। और इसके बदले डैन कूपर कुछ पैसेंजर्स को छोड़ देता है, लेकिन कुछ पैसेंजर्स को बिठा के रखता है और पायलट को भी उसके अंदर ही रखता है। और पायलट को कहता है, जब वो चीज़ें उसको मिल जाती हैं, जब वो चीज़ें लेके ऊपर आ जाता है वापस जहाज़ में, तो पायलट को कहता है कि जहाज़ दोबारा उड़ा लो। और वो उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि जहाज़ को मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाओ और हवा में उड़ा के रखो। साथ वो ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो जो फ्लाइट है, जहाज़ है, वो स्लो उड़ेगा और वो एल्टीट्यूड मतलब हाइट अपनी नीचे रखेगा, बहुत हाइट पे नहीं जाएगा। कूपर सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स को कहता है कि वो कॉकपिट में आगे चले जाए और खुद वो सबसे पीछे बैठा होता है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो बोइंग 727 है उसकी जो स्टेयर्स होती हैं, हाँ, ये भी इंस्ट्रक्शन उसने साथ दी थी, मैं बताना भूल गया कि जहाज एक तो उसने कहा था कि लो उड़ेगा, साथ उसने कहा था स्लो उड़ेगा, और तीसरी बात उसने ये की थी कि जहाज के जो टायर्स हैं नीचे होते हैं वो भी अंदर नहीं जाएंगे और जो स्टेयर साथ लगी होती हैं वो भी डिटैच नहीं करनी। और बोइंग 727 की जो स्टेयर्स होती हैं वो बिल्कुल टेल के साथ होती हैं। और इससे पता चलता है कि चूंकि वो पीछे टेल में ही था और सबको उसने आगे भेजा हुआ था कि वो बड़े आराम से उसको एस्केप कर सकता है, जंप लगा सकता है जहाज। अब जहाज जो है वो उड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो डैन कूपर ने दी थी। तो रात के कुछ 8 बजे जब जहाज डार्कनेस में था, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, उनको पीछे कॉकपिट से पीछे टेल में कोई मूवमेंट होती नजर आई। और जब उन्होंने आगे देखा तो डैन कूपर वहां नहीं था। उसने जहाज से जंप कर दिया था। उसका जंप जो था वो तभी हुआ जब जहाज कोई सिएटल और रीनो के दरमियान पे कहीं था
और जंप के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो आज तक ना कोई एस्केप व्हीकल मिला, ना कोई पैराशूट मिला, ना पैसे मिले, ना डैन कूपर मिला। समझने में इन्वेस्टिगेशन वाले यही कहते हैं कि उसने पैसा अपने साथ बांध लिया होगा और बांध के जंप कर दिया होगा, लेकिन जंप करने के बाद आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब एफबीआई अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो वो इसका नाम नॉर जैक रखती है। ये एफबीआई की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन्वेस्टिगेशंस है जो जिंदगी में एफबीआई ने की हुई है। पुलिस ने बहुत से सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, बहुत लोगों को अरेस्ट किया, कोई भी उनमें से डैन कूपर नहीं निकला। इवन एक बंदा तो ऐसा भी था जिसने दोबारा भी हाईजैक किया। पुलिस समझी, एफबीआई समझी कि ये वही हो सकता है। उन्होंने जब उसको अरेस्ट किया तो इवन वो भी डैन कूपर नहीं था। और 5वीं एनिवर्सरी के बाद 5वीं एनिवर्सरी तक पुलिस कोई 800 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके एफबीआई इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, जिनमें से एक बंदा भी डैन कूपर नहीं था। उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको पैराशूटिंग का एक्सपीरियंस था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको आर्मी ट्रेनिंग थी। पुलिस ने बहुत से सस्पेक्ट्स को, एफबीआई ने देखा, बहुत से सस्पेक्ट्स को ढूंढा, उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उनमें से कोई भी डैन कूपर नहीं निकला। 1980 में ये स्टोरी एक नया टर्न लेती है। एक बच्चा था ब्रायन, वो अपनी फैमिली के साथ कोलंबिया रिवर पे था, तो उसको सैंड के अंदर $20 के बिल नजर आए, नोट नजर आए। और ये याद रखें कि जो $200,000 रैंसम अमाउंट ली थी डैन कूपर ने, वो $20 के ही नोट थे। और वो नोट जब उसको नजर आए, जब उसने वो इकट्ठे करने शुरू किए तो $5,800 वहां पे गिरे हुए उसको मिले। और ऑब्वियसली ये बहुत अनयूजुअल है क्योंकि इतने पैसे कोई नीचे फेंक के तो नहीं जा सकता। और मजे की बात यह कि उन नोट के जो नंबर थे वो मैच हो गए उन नोटों के साथ जो नोट डैन कूपर को रैंसम अमाउंट में दिए गए थे। इस बात ने आंसर से ज्यादा और क्वेश्चंस रेज कर दिए। एफबीआई परेशान होगी कि अब यहाँ से हम क्या जज करें। क्या डैन कूपर ने यहाँ पैसे दफनाए होते तो यहाँ से पूरे पैसे निकलते? डैन कूपर के बैग से यहाँ पैसे गिर गए थे, या वो यहाँ आया था पैसे लेके, या वो इस रिवर में डूब गया है? कुछ पता नहीं लगा। इससे और क्वेश्चंस रेज हो गए। और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि पैसे कहीं और गिरे हों और वो रिवर में तैरते तैरते वहां आ जाएं, क्योंकि उन पैसों की जो कंडीशन थी वो काफी रफ थी। अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि डैन कूपर ने जिस टाइम पे जंप मारी वो टाइम बहुत डेंजरस था। एक तो रात थी, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, और जिस पॉइंट पे उसने जंप किया वहां नीचे दरख्त भी बहुत थे। उसने जो पैराशूट सेलेक्ट किया था जंप करने के लिए, उसके अंदर वो ऑप्शन भी नहीं थी कि उसको मोड़ा जा सके। और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बिजनेस कपड़े थे, लेकिन सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी। इस तरह के कपड़ों में ऐसे जंप लगाना बहुत डेंजरस होता है, आपके कपड़े कहीं भी फंस सकते हैं दरख्तों में। और एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि वो कोई इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा भी नहीं था जो इस तरह जंप करे पैराशूट को यूज करके। और एफबीआई ये भी सजेस्ट कर चुकी है कि हो सकता है वो पैराशूट पे जंप करता ही मर गया हो। लेकिन मसला ये है कि ना आज तक कोई बॉडी मिली है, ना कोई पैराशूट मिला है, ना कोई कपड़े मिले। अब इस केस की दो थेरीज बन चुकी हैं। एक साइड के लोग जो सर्वाइवल थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि डैन कूपर ने जंप लगाया, जंप लगाने के बाद उसने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी कंसील कर ली। और एक और बात भी इन्वेस्टिगेशन में देखी गई थी कि कहीं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च तो नहीं किए गए, कहीं बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदी गई, कोई गाड़ियाँ तो नहीं खरीदी गई, ताकि पता चले कि कहाँ पैसों की स्पेंडिंग हो रही है, उससे भी डैन कूपर को पकड़ा जा सकता था। बट ऐसी भी कोई बात नहीं है। और सर्वाइवल थियरिस्ट ये कहते हैं, जो सर्वाइवल थियरी को मानते हैं, कि उसने जानबूझ के वो पैसे यूज़ नहीं किए जो कि आइडेंटिफाइबल थे। लेकिन एफबीआई ये मानती है कि हो सकता है कि वो जंप करने के बाद वहां मर गया हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां से कुछ मिला नहीं कभी भी, और उसके सराउंडिंग एरिया से भी कोई बॉडी या कोई पैराशूट या कुछ भी नहीं मिला। इवन कोई एस्केप व्हीकल भी नहीं था जिसमें वो बैठ के भागा हो। अब अप्रॉक्सीमेटली 50 साल होने को आ गए और एफबीआई ने कहा है कि अब हम इस इन्वेस्टिगेशन से अपने रिसोर्सेज हटाने लगे। अब ये एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं रही और ये केस एक मिस्ट्री ही रह गया। एक आदमी एक फ्लाइट में बैठता है, 200,000 की रैंसम मनी लेता है और गायब हो जाता है। कहाँ गया किसी को नहीं पता, पैसे कहाँ गए किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो सर्वाइव ही ना किया हो, वो मर गया हो, और जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो उस जगह तक, उस पॉइंट तक पहुंच ही ना सकी हो आज तक जहां उसकी बॉडी पड़ी है और पैसे पड़े हैं। या हो सकता है उसने सर्वाइव कर लिया हो और वो अपनी आइडेंटिटी कंसील करके, नाम चेंज करके कहीं ज़िंदगी गुजार रहा हो और उसने वाकई वो पैसे ना खर्चे हों। आपको क्या लगता है मुझे अब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी आपको मज़े की लगी है तो मेरी दूसरी स्टोरीज़ भी चैनल पे ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और क्राइम स्टोरीज़ बताने की। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्राइम स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।